whether software, just hold for 1 second, huh? हाँ जी बच्चे. So what is software testing is? Software testing basically is used to test whether our software have any bugs, any errors in it. ठीक है. अगर उसमें कोई error आती है, so we have to remove that errors. First thing, जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर ना आए और सॉफ्टवेयर की आउटपुट ठीक हो. ये भी कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर ना हो, सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो, मगर उसकी जो आउटपुट आ रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं आ रही, वो ठीक नहीं आ रही. अगेन, समथिंग रॉन्ग इन द अवर डिजाइनिंग ऑफ द कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, वहाँ पे गलती है कोई, वो हम टेस्टिंग से चेक कर ली. ठीक है. तीसरी बात, सॉफ्टवेयर रन भी हो रहा है, आउटपुट भी आ रही है, मगर जो आउटपुट आ रही है वो जो रिक्वायरमेंट थी यूज़र की, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र उस तरह की आउटपुट नहीं आ पा रही. ठीक है. इसका मतलब जिसने प्रोग्राम बनाया वो तो सेटिस्फाई है, जब जिसके लिए प्रोग्राम बनाया वो सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझको ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए. इट मीन स्टिल वी हैव टू मेक सम चेंजेस ओवर देयर. वी टेस्ट वेदर द अवर कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट. हम ये भी चेक करना है इसमें कि हमारा जो कस्टमर है क्या वो हमारी सॉफ्टवेयर की आउटपुट से सेटिस्फाइड है कि नहीं. सो ये सारे प्रोसेस जो परफॉर्म होते हैं ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है. ठीक है. सो वी स्टार्ट वन बाय वन with our slide. Let's start with the first one. So, definition of software testing. Software testing is a process. To, हाँ जी, हाँ बच्चे एक सेकंड जरा. हाँ जी बच्चे. Software testing is a process to evaluate the functionality of the software application with an intent to find uh, whether the developed software met the specific requirements. Requirement what? Requirement of the customer, requirement of the software developer. So both are requirements of customer as well as the developer. Met the specific requirement or not, and to identify the defect to ensure that product is defect free. और जो से इसमें डिफेक्ट आए हैं उसको हमने रिमूव कर देना है. ठीक है. और हमने ये अल्टीमेटली ये अज्यूम करना है कि अब ये सॉफ्टवेयर जो हमारा है दैट इज डिफेक्ट फ्री. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द क्वालिटी रिजल्ट. सो जितना बढ़िया क्वालिटी रिजल्ट होगा उतना हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा. जितना हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है, उतना वो हमें और मार्केटिंग में काम आएगा कि वो आगे किसी और को बताएगा, हाँ इससे बनाओ सॉफ्टवेयर जैसा बनाता है, और हमारे पास काम आएगा, हमें और प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज. So this is what the software testing is.
Okay, so why we need the software? क्या हमें ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों चाहिए? तो again we have to answer this question कि why we perform the software testing. अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना? So the reason why software testing become a very significant and integral part, ठीक है, of software engineering are as follow. First is cost effectiveness. ठीक है कि हमने ये कॉस्ट को जो भी टेस्ट करना है कि जो उसकी कॉस्ट है वो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो, एज वेल एज फॉर कस्टमर साइड एज वेल एज फॉर द डेवलपर साइड. ठीक है, डेवलपर साइड उसको इतना कॉस्टली भी मत कर दे कि जो कस्टमर है उसको महंगा लगे. डेवलपर साइड इसको बहुत सस्ता भी ना कर दे कि डेवलपर का अपना नुकसान हो जाए. ठीक है. सेकंड, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं उसकी टेस्टिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेजर पॉइंट. जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा सॉफ्टवेयर 100% तैयार ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. सिक्योरिटी. Security means whenever we design a software, we always put some security marks in it so that कि उस हमारे एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में कोई अनऑथराइज पर्सन आके उसमें एंटर ना कर जाए और डाटा हमारा वो वहाँ से हैक कर ले. ठीक है. एंड फाइनली द प्रोडक्ट क्वालिटी. एंड फाइनली द प्रोडक्ट क्वालिटी. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. इफ द डिजाइन इश्यूज गो अनडिटेक्टेड, डिजाइन में कोई इशू नहीं आया, then it will become more difficult to track back the defect and rectify it. It will become more expensive for it. जब हमने डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है, डिज़ाइन तैयार करने पर हमें कोई उसमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आया, पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया हमारा. अब हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कोडिंग को, वहाँ जाके एंड पे आके हमारे कस्टमर हमने देखा कि इसका डिज़ाइन तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है ना. अब क्या है, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पीछे जाके फिर दोबारा स्टार्ट करना डिज़ाइन को, क्योंकि फिर दोबारा वही काम दोबारा करना पड़ेगा. फिर वो उतने दिन लगेंगे, जितने दिन लगेंगे उतने पैसे लगेंगे. ठीक है. तो इट विल बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर इट. सो व्हाट वी डू इज समटाइम्स व्हाइल फिक्सिंग वन बग वी मे इंट्रोड्यूस अनदर वन इन सम अदर मॉड्यूल. कभी बार होता है कि एक मॉड्यूल में कोई एरर आ गया, उसको ठीक करते करते दूसरे मॉड्यूल खराब हो जाते हैं, है ना. इफ द bugs can be identified in the early stages of development, it costs much less to fix. अगर साथ साथ में डिज़ाइन कर रहे हैं और साथ साथ में हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा जब हम कोडिंग करेंगे. अगर साथ साथ में करी जाएंगे उसका क्या है कि हमें पूरे का पूरा डिज़ाइन चेक नहीं करना पड़ेगा. रोज का रोज चेक करेंगे तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा. बार बार काम रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा. इससे हमारी क्या है, जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. It is better to start testing earlier and introduce it in the every phase of software development life cycle, and a regular test is needed to ensure that application is developed as per requirement. अब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था. वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस आते हैं. अगर हम हर एक फेज में पहला फेज रन किया हमने, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी उसको टेस्ट किया. उसको टेस्ट करने के बाद हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस को टेस्ट किया. ठीक है. एनालिसिस करने के बाद हमने डिजाइन को टेस्ट किया, कोडिंग को टेस्ट किया. ऑब्वियसली टेस्टिंग होती है. ठीक है. अगर हर एक स्टेप में टेस्टिंग कर जाएंगे तो इसमें क्या है, हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा और उसमें कोई एरर्स होंगे वो एवरी स्टेप में फाइंड होते जाएंगे. ठीक है. और इसकी लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज, दैट इन एवरी फेज परफॉर्म द टेस्टिंग इंस्टेड कि हम आखिर में जाके टेस्टिंग करें. हर एक फेज में टेस्टिंग करो इंस्टेड कि आपका डिजाइन खत्म हो जाए और आखिर में आके टेस्ट करो कि अब ये ठीक है कि नहीं, तो वो काम खराब हो जाएगा. ठीक है. मैं आपको बिना आपसे पूछे समझ आया आपको सारा लेक्चर में पढ़ा दूँ और बाद में जाके पूछूं बच्चे को समझ आया, आप कहोगे सर वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा, है ना. व्हाट आई डू इज आफ्टर एवरी 3-4 स्लाइड्स आई विल आस्क आपको समझ आया. अगर आपको कहोगे सर नहीं समझ आया तो 3-4 स्लाइड पीछे जाना तो मेरे लिए ईजी है. ठीक है. वो सारे स्लाइड पीछे जाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो गेम बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ठीक है. दैट इज व्हाई वी हैव टू परफॉर्म टेस्टिंग इन एवरी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है. Then customer satisfaction.
In software engineering, the ultimate goal is to give best customer satisfaction. Again, ultimate goal क्या है? Best customer satisfaction. You are a customer, I am a developer, ठीक है? What I am developing my lecture for you, आपके लिए. अब इस तरह से मुझको लेक्चर तैयार करना पड़ेगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है? मेरे को समझ आना डिफरेंट टास्क है, आपको समझ आना डिफरेंट टास्क है, ठीक है? तो मैं इस तरह से अपना लेक्चर तैयार करूंगा कि बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है? इट मीन्स योर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट फॉर मी. अगर जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगी तो लेक्चर का फायदा क्या होगा, ठीक है? सो इट मीन्स अल्टीमेट गोल इज टू गिव बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जब तक कस्टमर अपने सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तब तक वो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, कोडिंग चलती रहेगी, टेस्टिंग चलती रहेगी, ठीक है? इस करके हम एक बार ही काम करें, एक बार में ही अपने कस्टमर को फुली सेटिस्फाई करना है, ठीक है? सो software testing improve the user experience for an application and give satisfaction to the customer. So जैसे जैसे हम कस्टमर से बात करते जाएंगे, उससे पूछते जाएंगे कैसा आप लग रहा है आपको, वो हमें बता देगा इसमें ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, and you keep on learning something and you're getting some more experience over that, ठीक है? And complete testing, least errors, happy customer means more revenue for the business. जब आपने पूरी टेस्टिंग कर ली, कम से कम एरर्स में एरर्स आए हैं और मेन पॉइंट कस्टमर हमारा हैप्पी हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमें जो हमने काम किया उसका हमें अच्छा पैसे मिलेंगे, अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, एज वेल एज वन कस्टमर इज हैप्पी, ही और शी विल रिकमेंड टू अदर पर्सन. वो किसी और बंदे को बोलेगा आप इसके पास जाओ, ये अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है और कम से कम एरर आती है, कम से कम पैसा लगता है, और बड़ी बात यह है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरी वहाँ मिलती है, तो आपके पास और बंदे भी आएंगे, ठीक है? So this is the main point, that is the customer satisfaction. Then security. Security is the most sensitive part of software testing. Poor security allows unauthorized person to enter into your software to grab your data. Unauthorized person कौन होते हैं? वो person जिसको हमने पावर नहीं दी होती आपका सॉफ्टवेयर डाटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है? जैसे आपका ईमेल आईडी है, आपके ईमेल आईडी में यूजर ने पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है? वो आपके पास ही होता है. या फिर आप क्या करते हो कि आप किसी और को दे देते हैं, चल तू मेरा ईमेल चेक कर ले, तो आप उसको दोगे जो आपको लगेगा जो ऑथेंटिक है, जो अब बंदा ठीक है. जो बंदा ठीक नहीं लगता आपको, आप उसका कोई पासवर्ड दोगे नहीं अपना, और वो क्या करेगा, वो गलत तरीके से आपके उसमें एंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो वो हमने रोकना है. ये हमारे सॉफ्टवेयर में कोई बाहर का बंदा आके हमारे डाटा को छीन ना ले हमारे से, डाटा हमारा खराब ना कर दे, कोई डिलीट ना कर दे. So poor security allows unauthorized person to enter into your software to grab. अगर सिक्योरिटी पुअर होगी तो अनऑथराइज पर्सन क्या आगे होगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा और आपका डाटा लीक कर देगा. अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी तो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है? सो दीज हैकर्स स्टील योर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर देयर बेनिफिट. वो अपने फायदे के लिए उसको यूज करें, आपके डाटा को यूज करेंगे. इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट सिक्योर, यूजर वॉन्ट प्रेफर योर प्रोडक्ट. अगर आपको सॉफ्टवेयर सिक्योर ही नहीं है तो आपको कस्टमर आपका कभी वो सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं. तो सिक्योरिटी आजकल तो वैसे भी मेजर टास्क है, क्योंकि जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन काम चलता है. सो ऑनलाइन काम में सिक्योरिटी इज मेजर टास्क, ठीक है? यूजर ऑलवेज लुक फॉर ट्रस्टेड प्रोडक्ट. टेस्टिंग हेल्प इन रिमूविंग vulnerabilities in the product. सो यूजर हमेशा उसमें विश्वास करता है जो प्रोडक्ट अच्छा है, जिसमें हमें सिक्योरिटी पूरी की पूरी मिलती है, ठीक है? और जितने भी उसमें नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो सब उसमें रिमूव हुए होंगे, तो जो हमारे कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? सो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोर पॉजिटिव पॉइंट फॉर टेस्टिंग. एंड फाइनली प्रोडक्ट क्वालिटी. जब भी आप जाते हो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, सो यू ऑलवेज सी कि किस तरह से आपको सर्व कर रहे हैं, किस तरह के यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? क्वालिटी चेक करते हो आप. खाना तो कोई शक की बात नहीं, खाना टेस्टी हर जगह मिल जाता है, ठीक है ना? बात यह है कि आपको वो सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप वो बड़ी मैटर करती है. तो दैट मीन्स क्वालिटी इज आल्सो वन मेजर टास्क. जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी आप उसके पास भी जाना पसंद करोगे, ठीक है ना? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. हाई क्वालिटी स्ट्रेंथन द कंपनी रेपुटेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड. जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी ऑब्वियसली उसका वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी, ठीक है? इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री साइड. और जिसकी
उसकी रेपुटेशन रेपुटेशन अच्छी होगी, ऑब्वियस बात है उसके पास नए नए कस्टमर आएंगे, ठीक है। और जिसके पास नए नए कस्टमर आएंगे, और कोई शक की बात नहीं, वो लाइफ में और ग्रो करेगा, हाई प्रॉस्पेरिटी मिलेगी उसको, ठीक है। और जिसके पास हाई प्रॉस्पेरिटी होगी और उसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो रेवेन्यू भी अच्छा ही होगा, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स that we use that why software testing must be done while we are developing the software as per the user requirement, ठीक है। Okay, let's move further. So these are some of the levels of testing. कौन कौन सी टेस्टिंग हम कर सकते हैं? We can perform unit testing, we can perform integration testing, we can perform system testing, we can perform acceptance testing, we can perform regression testing, we can okay acceptance testing repeated once again, जो acceptance testing एक बार ही आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। Okay, alpha testing and beta testing. So these are the some of the testing that we can perform while testing our software, ठीक है। अब ये टेस्टिंग होती क्या है, कैसे काम करती हैं, we will do it one by one. I will start our next slide, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि लेट्स हैव वन पोल, आपका एक पोल ले लें, ठीक है। देखते हैं कि कितना समझ आया, ठीक है। तो आपको मैं एक पोल डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा उसको और ध्यान का उसका आंसर दीजिए। इस पोल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड शुरू करेंगे, ठीक है। ये पोल जो हमने अब तक जितनी स्लाइड्स कर ली हैं उस स्लाइड्स तक इसका मतलब है, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोल राइट नाउ। ओके, कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दो। ओके बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड्स, जिन्होंने अब तक नहीं पोल का आंसर दिया, अब उनके पास 15 सेकंड और हैं। बी फास्ट, लास्ट 10। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द पोल नाउ, ठीक है। ओके, so we were here. Now we start the testing from unit testing, then we go to integration, then we go to system, then we go to acceptance. यूनिट मीन्स कि हम एक एक मॉड्यूल को चेक करेंगे, एक एक फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है, कि वो ठीक आंसर दे रहा है। इंटीग्रेशन मीन्स जब हम उस मॉड्यूल को इकट्ठा कर देंगे, क्या वो मॉड्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठे होने के बाद वो एक दूसरे से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और अच्छी तरह इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे के पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट आ रही है। जब वो टेस्टिंग हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे कि सारे मॉड्यूल को इकट्ठा करने के बाद क्या हमारा सिस्टम रन हो पा रहा है, ठीक है। अब हमारा सिस्टम रन हो पा रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, हमारी साइड पे रन हो पा रहा है, ठीक है।
एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? वो टेस्टिंग जहाँ पे यूजर एक्सेप्ट करेगा हमारे सॉफ्टवेयर को जो हमने बनाया है, यूजर की तरफ से वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देन एप्लीकेशन टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग करनी है। अल्फा बीटा टेस्टिंग आर टू अदर टेस्टिंग, ये हम आगे जब करेंगे स्लाइड 5 चलेगा पता आपको कि अल्फा बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग. As the word specify unit means a unit is the smallest testable part of an application. यूनिट होता है सबसे छोटा से छोटे चीज, इसीलिए यूनिट इज द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन. एक एप्लीकेशन में हम छोटी छोटी जो सी चीज हम टेस्ट कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. इन प्रोग्रामिंग अ यूनिट कुड बी एन एंटायर मॉड्यूल, एक पूरा मॉड्यूल हो सकता है. इट कैन बी बट इट इज मोर कॉमनली बी इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ प्रोसीजर. मगर हम इसको एक फंक्शन को लेके चलते हैं, एक फंक्शन ऑफ प्रोसीजर, समटाइम वी यूज द वर्ड प्रोसीजर आल्सो. एक फंक्शन को हम लेके चलते हैं कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है. एक मॉड्यूल के अंदर कई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है. सो हम बेसिकली अगर प्रोग्राम में चेक करें तो हम एक फंक्शन को चेक करेंगे क्या ये फंक्शन अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर्स को, अच्छी तरह से रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू की नहीं, ठीक है. सो वेदर वी गेटिंग प्रॉपर इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज यूनिट टेस्टिंग इन केस ऑफ checking the function of a software or an application. The primary goal of unit testing is to take the smallest piece of testable software in the application, isolate it from the remainder of the code, and determine whether it behaves exactly as per user requirement. So इसका मतलब क्या है कि इस पे हम एक छोटे से छोटा चीज लेंगे प्रोग्राम की, वो क्या है, वो है एक फंक्शन. उस फंक्शन को हम बाकी कोडिंग से अलग कर देंगे और चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो है प्रॉपर जब उसको इनपुट आती है, जब उसको प्रॉपर इनपुट आती है तो वो सही तरह से उसको एक्सेस करके एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है. एक्यूरेट मीन्स एज पर यूजर रिक्वायरमेंट आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो हम टेस्ट करेंगे. A unit testing, individual units or components of software are tested. The purpose is to validate that each unit of software perform as designed. जैसे हमने उसको डिजाइन किया है फंक्शन को, उसी तरह से वो परफॉर्म कर रहा है जब वो हम उसकी कोडिंग की. A unit is a smaller testable part of any software. It usually has one or few inputs and usually has single output. So एक यूनिट में एक और एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं मगर आउटपुट एक ही होगी उसकी, ठीक है. This is what the unit testing is as an introduction of it. So यूनिट टेस्टिंग मेथड कौन सा यूज करते हैं? इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. इसके लिए हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करते हैं. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की हेल्प से हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इज परफॉर्म्ड प्रायर टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं. इसका मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमें स्टार्टिंग से परफॉर्म करनी पड़ जाएगी, ठीक है. इट इज नॉर्मली परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर themselves. जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है वो ही यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको ही मालूम होता है कि उसने जो यूनिट बनाया, जो फंक्शन बनाया, कैसे बनाया है और कितने पैरामीटर एज इनपुट आ रहे हैं और कितनी रिटर्न वैल्यू जा रही है, ठीक है. यूनिट टेस्टिंग टास्क क्या है, इसमें क्या है कि first of all we go for the plan, prepare a review, rework and baseline of the function. Then we go for the unit testing cases, prepare, review and rework on the baseline of the different cases of the unit testing, and finally perform the unit testing, ठीक है. uh, अब हमने बोला था कि व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग परफॉर्म होती है यूनिट टेस्टिंग में. अब ये व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग होती क्या है, ठीक है. व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग मतलब वो है कि हमें सब कुछ क्लियर है. व्हाइट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर. हम यूज करते हैं ना वर्ड व्हाइट मनी ब्लैक मनी, है ना. व्हाइट मनी मीन्स जो मनी सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपको नजर आ रही है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हो. ब्लैक मीन्स कि हमें नहीं पता इसके पास पैसे कहाँ से आए, बस हमें पता है पैसे आए हैं, वो कहाँ से आए ये हमको नहीं मालूम. सो सिमिलरली वर्ड्स आर यूज्ड ओवर हियर. व्हाइट बॉक्स मीन्स कि जो भी कोडिंग हुई है वो हमें सबको नजर आ रही कोडिंग कैसी हुई है. सो व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग उसको नजर आएगी जिसने ये कोडिंग बनाई होगी, है ना. तो कस्टमर को तो पॉसिबल नहीं है कि उसको कोडिंग आती होगी, है ना. उसको तो सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब है. तो ये व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग वही करेगा जिसने एप्लीकेशन को डेवलप किया होगा, ठीक है. So whiteboard testing is testing that take into account the internal mechanism of software or components.
that takes into the उसको काउंट उसको रेफर कर रहा है इंटरनल काम करने के तरीके के सिस्टम के, ठीक है। सो वाइट बोर्ड टेस्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? A software engineer can design following test cases, use independent path within the module, exercise logical decision on both true and false, exercise internal data structure to ensure their validity, ठीक है। एक सोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चों की क्लास लगाने के कई तरीके हैं। एक तो है बच्चों को बुलाओ कॉलेज में, वहाँ पे क्लास लगाओ, और दूसरा तरीका क्या है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, ठीक है। और तीसरा तीसरा तरीका क्या है कि बच्चों को घर बैठे ही नोट्स भेजी जाओ, ठीक है। अब तीन तरीके हमारे पास हैं। अब इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है ये चूज करना हमने। इसका मतलब क्या है कि एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट पाथ विद इन द मॉड्यूल और यूनिट। जिसने भी उसमें पाथ है उसको चेक करो कौन सा पाथ बढ़िया है, फिर वो चूज करो, ठीक है। एक्सरसाइज लॉजिकल डिसीजन ऑन बोथ ट्रू एंड फॉल्स। अब जितने भी हमने डिसीजन लगाए हैं, इफ कंडीशन लगाई है, उसमें हमने अपने फंक्शन वो चेक करो कि जब हम जो वो ट्रू होती है तो वो आंसर सही आता है, जब वो फॉल्स होती है वो आंसर सही आता है। क्या उसमें ट्रू है उसमें फॉल्स नहीं है, क्या उसमें फॉल्स है उसमें ट्रू नहीं है, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा उसमें। और इसमें चेक करना पड़ेगा उसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज किया उसको परफॉर्म बनाने के लिए, उस फंक्शन को, ठीक है। So these are some of the techniques that we perform in the whiteboard testing. One is the statement coverage, one is the branch coverage. The statement coverage क्या है? The statement coverage, as the name suggests, is a method of validating that each and every line of code is executed at least once. अब ये हमने चार स्टेटमेंट लिया किसी प्रोग्राम की, ये हमने एज ए फंक्शन ले लिया। इसमें क्या इनपुट ए एंड बी, सी को ए प्लस बी कर दिया, इफ सी इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट इट इज डन, ठीक है। अब हमने एक एक स्टेटमेंट को रन करके देखना है कि हर एक स्टेटमेंट आंसर सही दे रहा है, ठीक है। ओनली वन टेस्ट केस चेक एट ऑल द लाइंस। टेस्ट केस वन क्या है? ए इज इक्वल टू 40 है, बी इज इक्वल टू 70। ए की वैल्यू हमने क्या कर दी 40, बी की वैल्यू क्या कर दी 70। देन ऑल द लाइन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि 40 प्लस 70 क्या होगा? इट बिकम 110। जब ये 110 हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज डन, ठीक है। तो टेस्ट केस वन, तब टेस्ट केस वन हमने जब एग्जीक्यूट किया, चारों की चारों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब टेस्ट केस बी जब हमने लिया, हमने ए की वैल्यू क्या दी 33 दे दी, बी की वैल्यू दी 45। जब सी की वैल्यू आई 33 प्लस 45 क्या बन गया? 78। अब 78 तो लेस देन 100 है, और लेस देन 100 की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो ये इस केस में सिर्फ दो लाइनें जो है एग्जीक्यूट होगी, बाकी निचली दो लाइनें एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो आगे जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी इफ कंडीशन तो फॉल्स होगी। या फॉल्स, हम जब फॉल्स कंडीशन होती है हमने वहां पे लिखा ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है। सो बिकॉज स्टेटमेंट कवरेज विल ओनली कवर टू साइड of the pseudocode, only one test case would not be sufficient to test it. As a tester, we have to consider negative case as well. So इस कोडिंग को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने के लिए हमें इसका फॉल्स वाला पार्ट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहेंगे ये कोडिंग क्या प्रॉपर से काम कर रही है, ठीक है। सो दिस इज स्टेटमेंट कवरेज। अब दूसरी बात आ गई ब्रांच कवरेज, ठीक है। ब्रांच कवरेज इज अ टेस्टिंग मेथड which when execute ensure that each branch from the decision point is executed. Each means अगर true है तो false भी होनी चाहिए वहाँ पे, each branch true भी होगी तो false भी होगी, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम देखी हमने, पिछली प्रॉब्लम हमारी यहाँ तक थी। अब इसमें हमने ये भी ऐड कर दिया, false वाला पार्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। जब हमने फिर दोबारा इसमें वैल्यू दी ए और बी की, ये क्या बन गया था? बिकम 100, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लेट्स से आई इंक्रीज सम वैल्यू ओवर हियर, 47, 102 हो गया, तो इट इज ग्रेटर देन 100, इट बिकम इट इज डन, ठीक है। अब ये क्या है? ये बन गया 55 लेस देन 100, इट मींस इट इज 20। इसका मतलब अगर वैल्यू लेस देन 100 भी होती है तो भी क्या है हमारे पास? आंसर आ रहा है, मतलब फॉल्स पार्ट भी उसका रन हो रहा है, ठीक है। That means in branch coverage, in this case, we say that branch coverage give us the 100% result, whereas the statement coverage give us 50% result, क्योंकि इसमें false का result नहीं हमारे पास आया,
So we perform the branch coverage in case of whiteboard testing. ये whiteboard testing करने के लिए मैं branch coverage यूज करूंगा, क्योंकि branch coverage में क्या हो रहा है, मेरे पास दोनों true और false की वैल्यूज आ रही हैं, और जब वैल्यू true होगी तभी मेरे पास आंसर आ रहा है, जब वैल्यू false होगी तभी मेरे पास आंसर आ रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं तो उसके लिए मैं ब्रांच कवरेज ही यूज करूं एज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ओके, लेट मी चेक द पोल। ओके ओके, दिस वन इज देयर। सर ये दोनों यूनिट टेस्टिंग के पार्ट हैं क्या? हाँ जी सोनू, ये दोनों व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के पार्ट हैं, और जब यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझो कि ये दोनों पार्ट क्या है, ये दोनों पार्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की, और यूनिट टेस्टिंग कैसे होगी, यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होगी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के साथ। ठीक है, अब हमने ये जब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है कि ये दो तरीके से आती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं चाहूंगा कि आप एक पोल का आंसर दीजिए मेरे को, ताकि मेरे को समझ आ जाए आपको कितना समझ आ रहा है आपको। सो मैं एक और पोल आपको लॉन्च करने जा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, तो उसके बाद मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सो आई एम लॉन्चिंग इट, यू हैव टाइम ऑफ 1 मिनट। तो अब आप अपना ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए। आई एम गोइंग टू लॉन्च नाउ, गो अहेड। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दीजिए। ओके, 20 सेकंड लेफ्ट। 10 seconds. Okay, I'm going to close now. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, पहले मैंने एक एक बच्चे का मैंने उसको टेस्ट किया कि ये बच्चे को प्रोग्रामिंग आती है। तो एक एक बच्चे को जब मैंने टेस्ट किया, तो मैंने 10 बच्चों को टेस्ट किया। मुझे लगा कि पूरी क्लास में से ये 10 बच्चे हैं जिनको अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग आती है। तो एक एक बच्चे को टेस्ट करने किया, तो मैंने क्या किया, मैंने परफॉर्म की यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना वो तो अकेला एक बंदा नहीं कर सकता ना, वो तो पूरी टीम करेगी, टीम वर्क होता है इसमें। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो 10 बच्चे हैं इकट्ठे मिलकर काम करें। ठीक है, अब मेरे को टेस्ट करना है, अकेले के तो बच्चा काम कर सकता है आराम से, क्या ये बच्चे इकट्ठे मिलकर काम कर पाएंगे? ठीक है, अब मेरे को वो टेस्ट करना है। अब 10 में से जरूरी नहीं कि 10 के 10 बच्चे काम कर पाए इकट्ठे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल फील करें। ठीक है, जब मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, तब मैं देखूंगा कि 10 में से सिर्फ 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस इंटीग्रेशन टेस्ट में पास हो पाए हैं, क्योंकि वो 6 बच्चे आपस में मिलकर काम कर पा रहे हैं। वो 4 बच्चे क्या है, वो कंफर्टेबल नहीं है किसी और के साथ काम करने के लिए। फिर मैं 4 बच्चे को साइड निकाल दूंगा वो टीम में से, और मैं वो टीम जो है वो 4 6 बच्चों को बना दूंगा, क्योंकि वो 6 बच्चे क्या है आपस में मिलकर काम करना पसंद करते हैं।
और जो बच्चे आपस में मिलकर काम करेंगे वो उतना बढ़िया अच्छा काम होगा, ठीक है। और अगर किसी एक को प्रॉब्लम आएगी तो एक का दिमाग नहीं 6 का दिमाग लगेगा वहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एक बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज। ये अकेले अकेले तो काम कर पा रही हैं, अब देखते हैं कि आपस में मिलकर काम कर पा रहे कि नहीं पा रहे, ठीक है। So integration testing is a level of software testing where individual units are combined and tested as a group. अलग अलग जो यूनिट्स थे उनको अब हमने कंबाइन कर दिया एज ए ग्रुप बना के, जैसे अकेला अकेला बच्चा था अब उसको हमने क्या बनाया, टीम बना दी, ठीक है। The purpose of integration testing is to expose the faults in the integration between integrated units. तो अब जो यूनिट्स हैं उनमें से बच्चे आपस में काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उनमें से निकालूंगा कौन से बच्चे काम नहीं कर पा रहे, आई एम एक्सपोजिंग इट, या क्या क्या गलतियां आ रही हैं जो मैंने यूनिट्स बनाए थे वो यूनिट्स आपस में क्यों नहीं अपने कोलैबोरेट कर पा रहे, फिर मैं गलतियां निकालूंगा यूनिट्स में से और गलतियों को मैं ठीक करूंगा, ताकि जो से यूनिट मैंने डिजाइन किए थे जब उनको मैं इकट्ठा करूँ तो उसकी इनपुट उसकी एक की आउटपुट एक की इनपुट बन जाए, ठीक है। और जब एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनेगी तो वो आराम से दूसरे को कॉल कर सके, कॉल करने के बाद इनपुट टेक कर सके और उसकी आउटपुट दे सके। अगर ये नहीं हो पा रहा तो मैं चेक करूंगा कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। सो द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू एक्सपोज द फॉल्ट्स इन द इंटीग्रेशन। फॉल्ट मींस क्या गलती हो रही है कि आपस में काम नहीं कर पा रहे बिटवीन इंटीग्रेटेड यूनिट्स। The test driver and the test stub are used to assist the integration testing. सो इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान क्या है, इसमें हम प्लान प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको प्लान का रिव्यू करेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या इसमें गलतियां निकली है, कैसे हम ठीक कर पाएंगे। फिर हम उसके टेस्ट केसेस बनाएंगे, टेस्ट केसेस का हम जब पहले तैयार करेंगे, फिर टेस्ट केसेस को हम रिव्यू करेंगे कैसे काम कर रहा है, फिर उस पर हम काम करेंगे। अगेन उस पर हम चेक करेंगे कि आज ये आंसर सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, ठीक है। और फाइनली हम उसमें जब हमने कोई टेस्ट केस चूज कर लिया फिर वो सब कुछ ठीक काम कर रहा है तो हम उसके बेसिस पे हम क्या है इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। So integration testing is the second level of testing performed after unit testing and before system testing. तो सिस्टम टेस्टिंग तब होगी जब तभी होगी अगर यूनिट टेस्टिंग होगी होगी ऑलरेडी। अगर ये हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं की है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर कोई यूनिट काम ही नहीं कर रहा, मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा तो वो टीम खराब होगी सारी, ठीक है। इसलिए पहले हम वी हैव टू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग वी कैन परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के बाद ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो पाएगी, उसके पहले नहीं हो सकती। डेवलपर themselves और इंडिपेंडेंट टेस्टर परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें डेवलपर की टीम टेस्ट कर पा सकती है जो या फिर इंडिविजुअल पर्सन इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो डेवलपर है वही टेस्ट करे, हम बाहर से कोई बंदा बुला के भी कह सकते हैं इसको चेक करो कहाँ पे गलती आ रही है, ठीक है ना। सो इट मीन्स डेवलपर देमसेल्फ और इंडिपेंडेंट टेस्टर। इंडिपेंडेंट मीन्स हम बाहर से कोई बंदा बुला सकते हैं, ठीक है। सो इसकी वेरियस अप्रोचेस कौन सी है, बिग बैंग अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच क्या है कि वेयर ऑल और मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टेस्टेड at one go. This approach is taken when testing team receive the entire software in a bundle. इसमें क्या है कि सारे के सारे यूनिट इकट्ठे कर दिए और सबको इकट्ठे करने के बाद हमने चेक करना है कि सारे आपस में काम करने के लिए वो एक मैश सा बन जाएगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम इसलिए क्या करते हैं, हम टॉप डाउन और बॉटम को शुरू करते हैं। जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री ट्री शुरू होता है रूट से जाता है बहुत नीचे लीफ तक। तो टॉप डाउन में क्या होगा, पहले हम लूप शूट स्टार्ट करेंगे रूट से, फिर उसके नेक्स्ट लेवल जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ट्री के उसकी नोट्स बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सब कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। पहले एक को टेस्ट किया, फिर उसकी दो जितनी लीव्स है उसको चेक किया, उसके आगे कितनी लीव्स है उसको चेक किया, ऐसे काम कर रहे हैं। ये होता है टॉप डाउन, वेयर top level units are tested first and lower level units are tested step by step after that particular step. Test step are needed to simulate lower level units which may not be available during the testing phases. और बॉटम अप क्या होता है, पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे स्टार्ट करेंगे, लीफ से स्टार्ट करेंगे और लोअर लेवल स्टार्ट करेंगे, फिर हम ऊपरी लेवल पे जाएंगे, फिर ऊपरी लेवल पे अल्टीमेटली हम जाएंगे रूट पे, ठीक है। Bottom up approach where bottom units are tested first and upper level units step by step after that level.
Test driver are needed to simulate the higher level units, which may not be available during the initial phases. ठीक है, so ये हो गया हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक और पोल दूँ. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस पोल को. ठीक है, और उसका ध्यान से आंसर दीजिए फिर. ठीक है, मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ. ओके बच्चे, आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ. ठीक है, आपके पास अभी भी 5 सेकंड है, कुछ ने आंसर देना दे सकता है. So I'm going to close the poll now. हाँ जी, सोनू. मैंने कहा था कि मैंने 10 बच्चों को जब यूनिट टेस्टिंग की, उनको मैंने सेलेक्ट किया. ठीक है, कि सब बच्चे सही परफॉर्म कर रहे हैं. उन 10 में से अब मैंने चूज करना है आगे कौन से मैं चेक करूंगा जो टीम वर्क कर सकते हैं, या 10 को 10 में इकट्ठे बुला लूं. ठीक है, तो वो टेस्टिंग करूं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. मे बी मुझसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों से कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो थोड़ा मैस से बन जाएगा बिग बैंग में. या क्या होता है, हम टॉप डाउन शुरू करें. टॉप डाउन मीन्स मैं बोलता हूँ कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा आ जाए. उसके बाद वो इंटेलिजेंट बच्चा आगे किन बच्चों को कहेगा कि जी मेरा आउटपुट पकड़ो, और मेरे आउटपुट लेने के बाद उनको एज ए इनपुट टेक करो और एक्शन परफॉर्म करो. वो आगे किसी और बच्चों को देंगे अपने आउटपुट, कि वो उनकी आउटपुट लेके वो इनपुट सेलेक्ट करे, फंक्शन परफॉर्म करे. इट मीन्स हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप डाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट एंड गोइंग टुवर्ड्स द लीफ ऑफ द ट्री, इन दैट फॉर्मेट. कि सबसे पहले कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, उसके बाद कौन, और आखिर में कौन कर रहा है. ये होगी टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, बॉटम में क्या होता है कि हम उल्टा चलेंगे, कि हम सबसे आखिर वाले बच्चे पहले देखेंगे. सबसे आखिर वाले बच्चे जो से हैं, जो सबसे आखिर में काम कर रहे हैं, उनका आखिर काम चेक करेंगे. फिर हम उसके ऊपर के लेवल पर जाएंगे कि उसके ऊपर वालों ने कैसे काम किया. फिर उसके ऊपर वाले में जाएंगे, उसके ऊपर वाले ने कैसे काम किया. ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज है. इसमें क्या होता है कि सब सारे के सारे इकट्ठे नहीं आते, और लेवल बाय लेवल वाइज आते हैं, और हर एक लेवल में डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो जो टी हमारी इंटीग्रेशन होगी, वो
कम नोट्स की होगी, ठीक है, इसलिए टेस्टिंग भी बड़े आराम से हो जाएगी और ये भी चल जाएगा पता कि वो जो सी इनपुट लेने के बाद आउटपुट दे रहे हैं वो सही तरीके से बिग बैंग की तरह सारे इकट्ठे के इकट्ठे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? System testing is a level of software testing where a complete and integrated software is tested. इंटीग्रेट टेस्टिंग तो हो चुकी हमारी, अब कंप्लीट सारी की सारी टेस्टिंग होगी। सबने इंटीग्रेट करके आपस में काम करना शुरू कर दिया। जब आपस में काम करना शुरू कर दिया तो काम भी खत्म हो गया। जब काम खत्म हो गया इसके मीन सिस्टम तैयार हो गया। सिस्टम तैयार कहाँ पे हुआ? डेवलपर साइड पे। तो वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे क्या सिस्टम काम ठीक कर रहा है। The purpose of this test to evaluate the system's compliance with the specified requirement. अब सिस्टम तैयार हो गया, अब हम सिस्टम में उसकी इनपुट डालेंगे और चेक करेंगे उसकी आउटपुट सही आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? ये होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हमने क्या किया, हमने इनपुट डाली और चेक की आउटपुट, हमें उसके अंदर से अंदर का कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला था, हमने इनपुट डाली और चेक करें आउटपुट। इनपुट डालने के बाद आउटपुट ठीक आ रही है, इसका मतलब अंदर काम कैसे हो रहा है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस मतलब किससे, इनपुट से और आउटपुट से। इसका मतलब ये मेथड क्या होगा? दिस यूजली बिकम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड। जैसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं जिसके लिए हमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब है, हमें अंदर प्रोसेस कैसे चल रहा है उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिस्टम उसके लिए हम प्लान करेंगे, केसेस परफॉर्म करेंगे और कौन सा केस बेस्ट होगा उसको लेके हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लान प्रिपेयर करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, उस पर काम करेंगे और चेक करेंगे कि वो जो सा प्लान है वो ठीक है कि नहीं ठीक। फिर प्लान को लेकर उसका केस बनाएंगे, अगेन केस को प्रिपेयर करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, उस पर काम करेंगे और चेक करेंगे वो केस वो ठीक है कि ठीक एज पर रिक्वायरमेंट। और जो सा बेस्ट केस होगा फिर हम उसको उठा के उस तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या तभी हो पाएगी जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी होगी, ठीक है। जब तक इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं होगी, यूनिट टेस्टिंग नहीं होगी, तो हम सिस्टम टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट टेस्टर परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग। सो हम हो ये भी हो सकता है कि जिस हम किसी भी एक पर्सन को उठा लें, वो एक पर्सन हमारी जो टीम है डेवलपर की उसका भी हो सकता है। वो एक पर्सन हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं कि बाहर से कोई बंदा बुलाएंगे, उसको कहेंगे भाई इसको टेस्ट कर, हमारे सॉफ्टवेयर को सही काम कर रहा है। उसने अलग अलग तरह की इनपुट देनी है, अलग अलग इन तरह की इनपुट देने के बाद वो चेक करेगा कि वो इनपुट अलग अलग तरह की आई है, सब तरह के इनपुट के सही सही आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि हमने कोई ऐसी इनपुट दी उसका आंसर ही नहीं आ पा रहा सही तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट चेक हो रहे हैं बस, और कुछ चेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इग्नोर्स द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम और कंपोनेंट्स एंड फोकसेस ओनली ऑन द आउटपुट जनरेटेड इन रिस्पांस टू सिलेक्टेड इनपुट एंड एग्जीक्यूशन कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, उस वो जो सी अंदर का काम हो रहा है उसको इग्नोर कर देती है, उसका कोई मतलब नहीं अंदर काम कैसे हो रहा है। उसका क्या मेन मकसद है, उसका मेन फोकस किस पे है, उसका मेन फोकस है आउटपुट पे कि कैसी आउटपुट जनरेट हो रही है, सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है, ठीक है। और रिगार्डिंग एडजस्टेंट इनपुट, उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट ठीक आ रही कि नहीं आ रही। और अगर जौन सी मैंने इनपुट लगाई है वो इनपुट मेरी कंडीशन के हिसाब से लगाई कि नहीं लगाई, ठीक है। Blackboard testing attempts to find the error in the following categories: incorrect or missing functions, interface error, error in data structure or database access, behavior performance error और installation or termination error, ठीक है। अगर इनकरेक्ट फंक्शन रन हो रहा है, मुझे फंक्शन की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऐसे रन हो रहा है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट इंटरफेस एरर, मैंने कोई इनपुट दे दी और उसकी आउटपुट नहीं ठीक आ पा रही, क्योंकि किसी भी कहीं पे भी मैंने अगर आउटपुट नहीं ठीक आ रही, इट मीन्स कहीं भी कोई फंक्शन आपस में सही तरह से इंटरफेस नहीं कर पा रही। वो चेक करना पड़ेगा कौन कहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो वाइट बॉर्ड टेस्टिंग वाले करेंगे। एरर इन डाटा स्ट्रक्चर और डाटाबेस एक्सेस, और जो मैंने इनपुट डाला वो इनपुट डालने के बाद उसने एरर शो कर दी कि जो आपने इनपुट डाली है वो इनपुट गलत डाली है, या फिर जो आपने इनपुट डाली वो सही डाली है। हमने कोडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर दिया कि वो इनपुट के साथ मैच नहीं हो पा रही, और या फिर हमने कोई डाटाबेस से कुछ डाटा एक्सेस करना है, वो डाटाबेस के साथ लिंक ही नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम डाटाबेस एक्सेस नहीं कर पा रही, ठीक है। बिहेवियर परफॉर्मेंस एरर, परफॉर्मेंस मीन्स
हमें मैंने कहा था इसको इसका आंसर 2 सेकंड में आना चाहिए, मतलब उसका आंसर क्या आ रहा है 6 सेकंड में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही इसकी। एंड टर्मिनेशन एरर, टर्मिनेशन एरर मीन्स मैंने इनपुट दी और इनपुट देने के बाद आउटपुट तो आई नहीं और तो मेरा सिस्टम बंद हो गया बिना किसी बात की। ठीक है, या फिर वो सिस्टम मैंने इनपुट दी, एरर तो नहीं आई, वो फिर दोबारा स्टार्टिंग में आ गया, दोबारा इनपुट दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट नहीं दे पा रहा, कोई ना कोई एरर आ गई जिसके जिसके कारण मेरा सिस्टम या फिर बंद हो गया या जिसके कारण मैं फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट अटेम्प्ट होते हैं व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। इसकी टेक्निक्स कौन सी होती हैं? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो आपको तो बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि डिसीजन टेबल टेस्टिंग हम कैसे की है, वी हैव ऑलरेडी डन। ये डिसीजन टेबल कैसे बनाते हैं, उसके कैसे कंडीशन और एक्शन पार्ट्स होते हैं, और कंडीशन एक्शन पार्ट्स को लेकर हम चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब बाकी बात किसकी? इक्विवेलेंस और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग अब हमने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि आप 1 से लेके 100 तक आपकी इनपुट है, आप कोई भी इनपुट लेके चेक कर लो। तो अगर मैं कहूँगा कि मैं 100 के 100 इनपुट चेक करूँगा तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी ना, पहले 1 को करूँगा फिर 2 करूँगा, इट्स गोइंग टू वेरी टाइम कंज्यूमिंग। So to keep down our testing cost, we don't want to write several test cases that test the same aspect of our program. तो 1 से लेकर 100 तक बार बार टेस्ट करना वो ठीक नहीं बनता। Equivalence part testing is a strategy that can be used to reduce the number of test cases that need to be developed. तो equivalence testing में क्या होता है कि हमारे ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कम कर देती है। कैसे कर देती है? Equivalence partitioning divides the input domain of the program into classes. अब 1 से लेकर 100 तक मेरे पास नंबर है, अब उसके मैं कई डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना दूंगा। ठीक है, और एक क्लास में लेट से 10 नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, 15 नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे। ठीक है, और वो इस एक क्लास में से मैं कोई भी एक नंबर चूज कर लूंगा और उस पर टेस्ट करूंगा। अगर वो एक नंबर से आंसर देगा तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी क्लास ठीक है। ठीक है, अगर वो नंबर गलत देगा तो इसका मतलब उस क्लास में गलती है। For each of these equivalence classes, the set of data should be treated the same by the module under test and should produce the same answer. Okay? The test cases should be designed so that the input lies within these equivalence classes. अब जैसे इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। A company provides 100 unit to each of its employees. एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को 100 यूनिट्स दे दिए, and by using these 100 units the employee can buy any 2 products. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने आपको एक लेट्स से एक्सेस कार्ड दे दिया। वो एक्सेस कार्ड क्या है, उसके अंदर आपके पास 100 यूनिट्स हैं और आपने 100 यूनिट्स को यूज करके आप कुछ भी विद इन दैट कंपनी कुछ भी बाय कर सकते हो। And by using these 100 units, the employee can buy at least 2 products from the company website by logging into it. कंपनी की वेबसाइट में जाके आपको कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट, कोई भी 2। ठीक है, और मैक्सिमम एज पर द यूनिट्स, उस यूनिट के हिसाब से कितने नंबर आ कितने आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस मिनिमम यूनिट द मिनिमम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 10 यूनिट। एक यूनिट की मिनिमम कॉस्ट क्या है? 10, और मैक्सिमम कॉस्ट क्या? 99। जितने भी यूनिट्स वहाँ पे पड़े हैं, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? 10 होगी, और एक मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी यूनिट की? 99 होगी। ठीक है, तो सो वी पार्टीशन द डोमेन इनटू 3 क्लासेस। इसको हम ऐसे कर देते हैं कि 90 कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 90 कर दूंगा तो एक 90 का आ जाएगा, एक 10 का आ जाएगा, तो मैं 2 यूनिट खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एक 90 का हो गया, एक 100 को, एक 10 का हो गया, 90 प्लस 10 100 हो गई, इसका मतलब मैं 2 यूनिट खरीद सकता हूँ। अगर वहाँ पे 99 कर दूंगा तो वो दूसरा 10 वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो सो वी पार्टीशन डोमेन इनटू 3 क्लासेस। मैंने क्या किया, डोमेन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लास ए हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 यूनिट एंड लेस देन 99 यूनिट, 90 यूनिट्स। ठीक है, class B having the value less than 10 units
and class C having the value greater than 90 units. ठीक है, ठीक कर देता हूँ 90 और 90. ठीक है, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. क्लास ए में वो यूनिट है जिनकी वैल्यू 9 से कम है. क्लास बी वो यूनिट्स है जिनकी वैल्यू 10 से लेकर 90 तक है. क्लास डी वो यूनिट्स है जिनकी वैल्यू 90. ठीक है. So class A having a value greater than 10 or equal to in fact greater than or equal to 10 units and less than 90 units, and class B having the value less than 10 units, and class C having the value greater than 10 units. Okay, so this become let's say I write over here class A. ठीक है, तो ये बन गया आपकी class B, and this will become your class C. ठीक है, we try to we try one of the value from each of the test class test validity. हम हर एक क्लास से एक एक चीज उठाएंगे और चेक करेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे. तो बाउंड्री वैल्यू इज डिफाइंड एज पर ओके. अब हर एक की वैल्यू उठा के चेक करेंगे कि हम जब आप वैल्यू उठाएंगे लेस देन ये वाली लेस देन 9, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हमने द मिनिमम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 10 यूनिट्स. एक प्रोडक्ट की मिनिमम कॉस्ट क्या 10 यूनिट्स. इसका मतलब जब हमने 9 कर दी वो तो होगी इनवैलिड, चाहे मैं 9 उठाऊँ 8 7 6 5 4 3 2 1, जो सी एक वैल्यू उठा लूंगा वो दैट इज लेस देन 10, इट बिकम इनवैलिड. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था ऑलरेडी कि उसकी वैल्यू क्या है, कम से कम उसकी वैल्यू क्या 10 यूनिट्स है. इसका मतलब 10 यूनिट से कम का कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, होएगा ही नहीं. ठीक है, वो ग्रेटर देन 10 90 और मैक्सिमम कॉस्ट क्या है उसकी 90 यूनिट्स. अगर 90 की ज़्यादा यूनिट है किसी के 91 92 93 94 अप टू 100, मैं कोई भी यूनिट सेलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू क्या आएगी इनवैलिड, क्योंकि 90 से ज़्यादा किसी की कॉस्ट ही नहीं है. ठीक है, इसका मतलब चाहे मैं 1 से लेकर 9 तक वैल्यू चूज करूं, चाहे मैं 9 से 90 से लेकर 100 तक वैल्यू चूज करूं, कहाँ से इनवैलिड आएगा. इसका मतलब मुझे 1 से लेकर 9 तक वो 10 वैल्यू यूज नहीं करनी पड़ी, और 90 से लेकर 100 तक मुझे वो 10 वैल्यू नहीं यूज करनी पड़ी. ठीक है, 91 से लेकर 100 तक इसमें 20, जो मैं 20 केसेस मैंने यूज करने थे, अब मैं सिर्फ 2 रन करूंगा कंडीशन. एक कंडीशन होगी लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9, एक कंडीशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन 90 सॉरी. ठीक है, अगर मैंने चूज किया 7, वैल्यू आंसर आ गया इनवैलिड, क्योंकि इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10. मैंने चूज किया 95, अगेन इनवैलिड आ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 90. ठीक है, सो मैंने देख लिया कि ये दोनों ठीक है. अब मैंने कोई भी वैल्यू चूज की 90 से लेकर 100 तक, मैंने 85 चूज कर लिया, तो 85 इज लेस देन 90. इसका मतलब उस यूनिट का प्राइस का एलिमेंट मेरे पास पड़ा है, वहां पे मैं उसको चूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ 3 नंबर उठाए, 3 नंबर उठाने के से मैंने सारे के सारे नंबर टेस्ट कर लिए कि मेरा क्या आउटपुट आएगी. वही एक नंबर था 7, एक 85 और एक था 95. ठीक है, और 95 और 7 इनवैलिड आ गई, और 85 क्या है वैलिड वैलिड आंसर आया, उसका कोई ना कोई आइटम मुझे मिल जाएगा. So this is how we can perform the equivalent partitioning approach, with which we can find that how we can test the input and check what output we get. अगर इनपुट 9 या 9 से कम होगी, इनपुट क्या आएगी इनवैलिड वैल्यू. अगर इनपुट 90 या 90 से ज़्यादा होगी, उसकी आउटपुट क्या आएगी इनवैलिड वैल्यू. और कोई भी इनपुट 10 से लेकर 90 तक होगी, उसकी वैल्यू आएगी वैलिड वैल्यू, और उसका रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मैं बाय कर सकता, परचेज कर सकता. ठीक है, क्लियर है. ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग. कैसे हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग परफॉर्म कर सकते हैं एक मॉड्यूल को डिवाइड करके डिफरेंट क्लासेस में. अब मेरा ये मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल को मैं 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. क्लास बी और क्लास सी इनवैलिड कंडीशन में आ गई, और क्लास ए क्या है वैलिड कंडीशन में आ गई. और हर एक क्लास से मैंने एक एक वैल्यू उठाई, और एक एक वैल्यू उठाने के बाद मैं चेक किया कि वैल्यू इनवैलिड आ रही है कि वैलिड आ रही है. उस हिसाब से मैं चेक करूंगा कि वो वाली क्लास के जितने भी यूनिट्स हैं वो सब ठीक है. ठीक है,
Next is boundary value analysis. Boundary value is defined as a data value that correspond to the minimum or maximum input value specified by system और component. तो इसका मतलब क्या है कि एक में जैसे 10 मिनिमम वैल्यू है, 90 मैक्सिमम वैल्यू है. हमने कहा था हर एक यूनिट की मिनिमम प्राइस क्या होगी 10 और मैक्सिमम प्राइस क्या होगी 90. तो हमने ये जो चूज कर ली. बाउंड्री वैल्यू डिफाइन द डाटा वैल्यू दैट correspond to minimum that become, let's say यहाँ पे हमने लिख दिया मिनिमम हो गया 10, ठीक है, एज पर दैट प्रीवियस एग्जांपल, एंड मैक्सिमम क्या हो गया हमारा 90, ठीक है. और स्पेसिफिक सिस्टम और कंपोनेंट. हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी हमने बोला था कि 10 जो होगा मिनिमम कॉस्ट होगी, 90 क्या होगी मैक्सिमम कॉस्ट होगी. इन अवर प्रीवियस एग्जांपल द बाउंड्री वैल्यू आर 10 एंड 90. यहाँ पे 90 कर दूंगा मैं, 10 एंड 90, ठीक है. मिनिमम वैल्यू की 10 होगी थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या 90 होगी थी. सो वी शुड क्रिएट अ टेस्ट केस फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैविंग यूनिट 9, 10 और 11. तो इसकी बाउंड्री वैल्यू क्या होगी, 10 के साथ कौन सी बाउंड्रीज है, 10 के साथ जुड़ता है 9, 10 के साथ जुड़ता है 11. इसका मतलब मैं 9, 10, 11 को चेक करूंगा. मैं 3 नंबर एंटर किए 9, 10, 11 और मैं चेक करूंगा इसका क्या आंसर है. सिमिलरली ये 90 लिख दिया, मैं यहाँ पे 90 आ गया मेरे पास, ठीक है. इसको मैं कर दूंगा 90. तो इसकी बाउंड्री वैल्यू कौन कौन सी होगी, इसकी बाउंड्री वैल्यू हो जाएगी एक तो 89, ठीक है, और दूसरी बाउंड्री वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 91, ठीक है. 90 के साथ कौन कौन होता है, 90 के साथ होता है 89 और 91. ये इसकी बाउंड्री वैल्यू है. इसका मतलब मिनिमम जो यूनिट थी उसकी बाउंड्री कौन सी आ गई 9 और 11, और मैक्सिमम थी 90, उसकी बाउंड्री वैल्यूज कौन सी होगी 89 और 90. अब मैं ये 6 वैल्यूज को टेस्ट करूंगा और ये 6 वैल्यू को टेस्ट करने के बाद मैं बता दूंगा कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है. So this is how we can perform. If I write 9, it will give me invalid. If I write 10, it give me valid. If I write 11, it give me valid. क्योंकि ये 10 और 11 क्या है, greater than equal to 10 है. If I perform 89, it give me valid. If I write 90, it give me valid. If I write 91, it give me invalid. Because 89 और 90 क्या है, less than equal to 90 है, whereas 91 क्या है, greater than 90 है, ठीक है. जो भी चीज ग्रेटर देन 90 होगी वो इनवैलिड होगी. जो सी भी चीज लेस देन 9 होगी, लेस देन 10 होगी, वो भी इनवैलिड होगी. जो सी वैल्यू चीज लाई करेगी 10 और 90 के बीच, वो हो गया वैलिड हो गया, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टू टेस्ट द सिस्टम टेस्टिंग, परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है. क्लियर है. हाँ जी, अगर किसी को नहीं समझ लगा तो मुझे पूछ ले आगे. चलो ठीक है. अब मैं आपको आगे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको अगला एक बोल दे दूँ, ठीक है. ध्यान से पढ़िएगा इसको पढ़ने के बाद इसके मुझे आंसर दीजिए, ठीक है. सो आई एम वेटिंग फॉर इट. सोनू पहले आप पोल का आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन बताऊँ.
ओके बच्चे, आपके पास 10 सेकंड मोर है। 10 सेकंड के अंदर जितने बच्चे चाहें तो अपना आंसर दे सकते हैं। ट्राई टू गिव आंसर। लास्ट 5 seconds. Okay, I'm going to close now. Thank you. कहाँ छोटी करती फिर? सुन। ओके, अब मैंने क्या बोला था, कंपनी ने क्या किया है, हर एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट्स दिए हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय को बोला कि आप कोई भी यूनिट खरीद सकते हो, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ इट, ठीक है। और उसकी प्राइस आपने एंटर करनी है, उस प्राइस के रिगार्डिंग जितने भी यूनिट्स होंगे आपको मिल जाएंगे और कुछ बाय कर सकते हो, ठीक है। अब मिनिमम प्राइस 10 है, मैक्सिमम प्राइस 90 है, ठीक है। ये आ गई मिनिमम, ये आ गया मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने क्या बाउंड्री वैल्यू चेक करनी है। बाउंड्री वैल्यू मीन्स 10 से कम क्या आता है, 9। 10 से ज़्यादा क्या आता है, 11। सिमिलरली 90 से कम क्या आता है, 89। 95 क्या आता है, 91, ठीक है। मैंने वैल्यू एंटर की 9 अपने सॉफ्टवेयर में, और मैंने सॉफ्टवेयर को बोला कि शो मी द आइटम्स दैट आर हैविंग वैल्यू लेस देन 9। जब मैंने 9 एंटर की, सॉफ्टवेयर ने क्या मुझे आउटपुट दी, उसने आउटपुट दी मुझे इनवैलिड, क्योंकि लीस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10। कम से कम जो आइटम है 10 यूनिट्स का है, आपने 9 भर दिया, वो तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब अगली वैल्यू मैंने भर दी 11। जब 11 भर दी, उसने मेरे को शो कर दिया वैलिड, और मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स 11 यूनिट्स के हैं उसने मुझे वो डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अब उनमें से मैं कुछ भी बाय कर सकता हूँ। सिमिलरली मैंने वैल्यू एंटर की कौन सी, 89, इट बिकम वैलिड। 91, इट बिकम इनवैलिड, ठीक है। जब मैंने 89 वैल्यू एंटर की, 89 इज लेस देन 90, all the products were having the value less than of value of 89 वो डिस्प्ले हो जाएंगे, मैं कुछ भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑल द वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 90 वो हो गए इनवैलिड, और कुछ भी मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन से दैट वी कैन परफॉर्म द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है बच्चे। ओके ओके सोनू, तो ठीक होगा आपका मतलब ना। तो आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके देन लेट्स स्टार्ट फर्दर, आगे चलते हैं हम, ठीक है। जस्ट कंफर्म में अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जस्ट राइट यस और नो इन द चैट, अगर बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं तो। ओके लेट्स मूव फर्दर देन। ये हो गया हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आगे आ गया एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
व्हाट इज दिस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज, ठीक है। ये क्या है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर अ सिस्टम इज टेस्टेड फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी। सिस्टम को हम टेस्ट करते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। The purpose of this test is to evaluate the system compliance with the business requirement and assess whether it is acceptable for delivery or not. आपको मैंने एक असाइनमेंट दे दी कि राइट द असाइनमेंट बाय हैंड ऑन वाइट पेजेस, ठीक है। एंड लेट्स से द यू कैन नॉट यूज मोर देन 10 पेजेस, ठीक है। सो जिन बच्चों ने मेरे को असाइनमेंट दी होगी कंप्यूटर प्रिंटेड फॉर्म में, नो डाउट इन वाइट पेजेस, मगर वो कंप्यूटर प्रिंटेड फॉर्म होगी वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या थी, इट शुड बी हैंड रिटन, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और जिन बच्चों ने हैंड रिटन लिखी है मगर वो प्लेन पेजेस पे नहीं है, ठीक है, अगेन दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एज पर माई रिक्वायरमेंट्स, मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब मैं उसी को एक्सेप्ट करूंगा जो बच्चों ने हैंड रिटन लिखी होगी और वाइट पेजेस पे लिखी होगी, ठीक है। इट मीन्स that the purpose of this test is to evaluate the system compliance with the business requirements। requirement के हिसाब से अगर वो फुलफिल करते हैं तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस, जो से क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो इसको इसका टेस्टिंग परफॉर्म करता है। Who will estimate whether the application meets the intended specification and satisfaction of client requirement। वो चेक करेंगे कि जो सी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी क्या वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बना है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट की हिसाब से नहीं बना होगा तो क्या होगा कि वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम उसको टेस्टिंग में फेल कर देगी, ठीक है। अगर वो क्लाइंट के टेस्टिंग के हिसाब से बना होगा तो इसका मतलब क्या है कि द क्वालिटी एश्योरेंस टीम विल मेक पॉजिटिव रिगार्ड्स इन केस ऑफ टेस्टिंग, कि वो पास हो गया टेस्टिंग में, ठीक है। द क्वालिटी एश्योरेंस टीम विल हैव टू सेट अप प्री रिटन सिनेरियोज एंड टेस्ट केसेस दैट विल बी यूज्ड टू टेस्ट द एप्लीकेशन। जहाँ से क्वालिटी एश्योरेंस टीम के बंदे होते हैं वो ऑलरेडी कस्टमर से मिले होते हैं और उससे उससे बातचीत की होती है। बातचीत करने से वो पूछ लेते हैं कस्टमर से कि आपको हमारा जो एप्लीकेशन है किस फॉर्मेट में चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। वो सारी उन्होंने बातचीत करके उन्होंने उस जो सा कस्टमर था उसकी रिक्वायरमेंट वो नोट कर लेते हैं एंड एज पर रिक्वायरमेंट वो चेक करते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। The more idea will be shared about the application and the more tests can be performed on it to measure its accuracy and reason why the product was initiated। तो जितने ज़्यादा क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे उसको टेस्टिंग के बाद परफॉर्म करेंगे, अगर उसमें उतनी गलतियाँ आएंगी, इसका मतलब वो बताएंगे वो टीम डेवलपर टीम को कि इसमें ये गलतियाँ हैं, इसको ठीक कर लो। इसका मतलब जितनी ज़्यादा दोनों में बातचीत होगी उतना ज़्यादा एप्लीकेशन जो होगा वो अच्छा बनेगा। Acceptance testing is not only intended to point out simple spelling mistake or cosmetic error uh, or interface gaps, but also to point out any bugs in the application that will result in system crash or major error in the application। So acceptance testing का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसकी जो प्रिंट है ये सही नहीं है, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक आ गए हैं। उनका ये भी काम है कि वो चेक करें अगर मैं कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, उस फंक्शन परफॉर्म करने से सिस्टम मेरा क्रैश तो नहीं हो रहा, ठीक है। By performing the acceptance test on an application, the testing team will figure out how the application will be performed in production। So, what methods are used? Usually, blackboard testing are used again in the acceptance testing. Testing does not normally follow the strict procedure that is not stricted by the but it is rather ad hoc। Uh, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्लान आप उसके प्लान बनते हैं, उसके टेस्ट बनते हैं, फिर जो सा टेस्ट केस बनता है वो अच्छा टेस्ट सही टेस्ट केस होता है, उस बेसिस पे टेस्ट परफॉर्म होता है। एंड फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग एंड बिफोर मेकिंग द सिस्टम अवेलेबल टू द एक्चुअल यूजर। यूजर को सिस्टम वो एप्लीकेशन देने से पहले ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तभी होगी अगर हम इसकी सिस्टम टेस्टिंग कर चुके होंगे, ठीक है।
So the internal substance testing, अब दो तरह की सबस्टेंस टेस्टिंग होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको असाइनमेंट दी है, तो इट शुड बी हैंड रिटन एंड ऑन व्हाइट पेपर। ठीक है, दो तरीके होंगे। आपने असाइनमेंट तो तैयार कर ली, फिर आप अपने फ्रेंड को आवाज़ मारोगे, यार देखा कि क्या मेरी असाइनमेंट ठीक है जो सर ने बोला था। वो आपका फ्रेंड चेक करेगा आपके असाइनमेंट को कि हाँ, वो बोलेगा हाँ, जो सर ने बोला था वैसे ही की है, तूने वैसे ही की है। वो बन जाएगी कौन सी, वो बन जाएगी अल्फा टेस्टिंग। क्योंकि अभी आपने मेरे को सबमिट नहीं कराई, आप अभी आपके पास ही है, आपने किसी को बुला के उसको टेस्ट किया कि भाई देख लिए क्या है, ठीक है। ठीक है, अगर वो टेस्टिंग मेरे पास, वो असाइनमेंट मेरे पास आ गई, अब मैं उसको टेस्ट करूंगा, तो वो बन जाएगी बीटा टेस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब जो अल्फा टेस्टिंग है दैट इज बीइंग डन बाय द डेवलपर साइड, वेयर एज द बीटा टेस्टिंग इज बीइंग डन बाय द कस्टमर साइड। ठीक है, सो आपने अपने दोस्त से पूछा क्या असाइनमेंट मेरे ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है, वो जो टेस्ट कर रहा है वो बन जाएगी अल्फा टेस्टिंग। आपने मेरे को सबमिट करा दिया अपने आप अपने असाइनमेंट, अब मैं उसको टेस्ट करूंगा। अब जब मैंने उसको टेस्ट किया वो बन गया बीटा टेस्टिंग। ठीक है, सो इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसका मतलब आपका दोस्त चेक कर रहा है इसको, is performed by members of the organization that develop the software but who are not directly involved in the project। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त ने तो असाइनमेंट नहीं बनाई, बनाई तो आपने है, वो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूजली इट इज द मेंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट। एक्सटर्नल दूसरी कौन सी आ गई, दूसरी आ गई एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर। So customer sub testing is performed by the customer of the organization. Okay, they are the ones who ask the organization to develop the software. User acceptance testing, also known as beta testing, is a is performed by the end user of the software, that can be customer themselves or the customer's employee. Not customer's customer, but the customer's employee. All right, over here, customer's employee. ठीक है, ठीक है, जब आपने मेरे मेरे पास भेज दी अपनी फाइल असाइनमेंट, जब मैं उसको टेस्ट करूंगा वो क्या बन जाएगी, बीटा टेस्टिंग। क्लियर है, सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द अल्फा टेस्टिंग एंड द बीटा टेस्टिंग। क्लियर, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोल। हम अगली पोल पे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसको पढ़ने के बाद ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ इट। आई एम गोइंग टू नोट इट नाउ। और बच्चे ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर दीजिए इसका। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट नाउ।
हाँ जी सोनू, द वर्ड यू हैव टू यूज इज एंड यूजर। यूजर नहीं बोलना इसको। जब एंड यूजर परफॉर्म करेगा टेस्टिंग, तब हम बोलेंगे बीटा टेस्टिंग। ठीक है। यूजर तो हम जो उसको यूज कर रहा है वो यूजर बन गया। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी तो उसको यूज कर रहा है ना एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। वर्ड यूजर इज नॉट अप्रोप्रिएट। जब हम बोलेंगे वर्ड एंड यूजर, इसका मतलब कि हमारा जो एप्लीकेशन था हमारी कंपनी से निकल के अब चला गया किसके पास, जिसने हमें ऑर्डर दिया था। वो अब उसका एंड यूजर यूज कर, तो यूज द वर्ड एंड यूजर। जब एंड यूजर यूज करेगा वो बीटा बीटा टेस्टिंग हो जाएगी। जब डेवलपर यूज करेगा उसको तो वो अल्फा टेस्टिंग हो जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे आ गए बच्चे? जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप ही कर लिया, सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो गया ना, आपने सब उसमें इनपुट देनी आउटपुट देनी। जब आप लॉगिन करते हो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे या किसी भी उसमें जीमेल में, क्या आपको जीमेल की कोडिंग के बारे में पता कुछ? नहीं पता ना। आप सिर्फ लॉगिन लॉगिन करते हो, या जब लॉगिन करते हो आप पासवर्ड ठीक होता है, लॉगिन कर जाते हो नहीं ठीक होता तो उसकी एरर आ जाती है। तो डू यू नो कि उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज किया है? लैंग्वेज का आपको आपको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। टेस्टिंग मीन्स आपने टेस्ट किया है कि जब मैंने इनपुट दी उसकी आउटपुट आ रही कि नहीं आ रही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है। सो बीटा टेस्टिंग मीन्स बीटा टेस्टिंग इज चेक वेदर वी गिव द इनपुट एंड वी गेट द करेक्ट आउटपुट और नॉट। ठीक है। अगर हम उसकी इनपुट दे रहे हैं तो वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे पता कोई नहीं। हाँ, इट यू चेक ओनली इनपुट एंड आउटपुट पार्ट ऑफ इट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज रिकर्शन टेस्टिंग। whenever a change in the software application is made, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर हमने बना लिया, ठीक है, अब क्योंकि नए नए चेंजेस एवोल्यूशन होती रहती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो कोई नवी एवोल्यूशन होगी तो हमारे जो क्लाइंट है हमको कहा कि इसमें कुछ चेंजेस कर दो। सो व्हेन एवर अ चेंज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज मेड, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अदर एरिया इन द एप्लीकेशन में हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस चेंज। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 6 बच्चे अपनी टीम में सेलेक्ट किए थे, और कोई एक बच्चा कहता कि सर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। मैं चल ठीक है तो छुट्टी ले ली, मैं कोई नया बच्चा ऐड कर लेता हूँ। अब जब नया बच्चा ऐड करूंगा, हो सकता है कि वो नया बच्चा बाकी पांचों को पसंद आ जाए क्योंकि वो सबके साथ काम कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि वो एक बच्चे डालने से मेरी मेरी पूरी टीम खराब हो जाए। दोनों काम हो सकते हैं, है ना। सो इट मीन्स whenever a change in software application is made, it is quite possible that other areas in the application may have been affected by change। बाकी जो से मॉड्यूल्स है फंक्शंस है वो उनके उनके भी फर्क पड़ सकता है अगर मैं एक फंक्शन को चेंज करूंगा तो। So regression testing is performed to verify that fixed bugs hasn't resulted in any other functionality or business rule violation। किसी एक बग को चेंज करने से बाकी जो सॉफ्टवेयर है, बाकी जो मॉड्यूल है, फंक्शन है, उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा। द इंटेंट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इज टू इंश्योर दैट अ चेंज much as a bug fix should not result in another fault being uncovered in the application। किसी एक एरर को दूर करने से मेरे एप्लीकेशन में कोई भी फॉल्ट नहीं आया, कोई ऐसा भी फॉल्ट नहीं आया जो कि मेरी नज़र में ना हो। ठीक है। इसका मतलब अगर एक एरर मैं रिमूव करूंगा तो मेरे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसकी चेकिंग करूंगा, इसकी टेस्टिंग करूंगा, तो उसको हम बोलेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। या फिर मैं ये बोलूंगा, अगर मैंने एक बग को मैंने ठीक किया तो कितने प्रतिशत कितने परसेंट ऑफ द माय एप्लीकेशन इज बीइंग गेट डैमेज्ड। ठीक है। और कितना परसेंट नुकसान हुआ मेरे को, कि कितना परसेंट और मेरे को अपडेट करना पड़ेगा किसी एक को चेंज करने के लिए, या फिर मुझे 0% चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। The regression testing is important because following reasons minimize the gap in the testing when application with the changes have been made. Testing the new changes to verify that the changes made did not affect any other area of application.
reduce the risk when regression testing is performed on the application, and test coverage is increased without compromising timelines, and finally increase the speed of the market of the product. Again, we come to the alpha testing. What alpha testing is? That testing is the first stage of testing with up with the sorry, alpha testing is the first stage of testing and will be performed among the team. Team means the developers and the quality assurance person. The unit testing, integration testing and system testing whenever combined together is known as alpha testing, क्योंकि ये टेस्टिंग जो भी है टीम के बंदे ही कर रहे हैं, ठीक है. During this phase, the following aspect will be tested in the application: uh, the spelling mistake, or you can say the whatever we use, the language mistake in the programming language, or the keywords might have written wrongly, broken links, link अच्छी तरह से link नहीं बन पाया दो modules के बीच में. The application will not be tested on machine with the lowest specification to test loading time and any other testing problem. कोई ऐसी मशीन जिसकी स्पेसिफिकेशन आजकल की स्पेसिफिकेशन बराबर की नहीं है, वहां पे टेस्ट नहीं हो पाएगा. Beta testing is performed after alpha testing has been done successfully. बीटा टेस्टिंग तभी होगी जब अल्फा टेस्टिंग हो चुकी होगी, क्योंकि अल्फा टेस्टिंग क्या करते हैं, जब तक कंपनी वाले आप टेस्ट नहीं कर लेते चीज़ को, वो अपने कस्टमर को नहीं देते. जब कंपनी वाले खुद टेस्ट कर लेते हैं फिर अपने कस्टमर को देते हैं, आप भी चेक कर लो. जब वो चेक करते हैं, इसका मतलब ये है कि कस्टमर तभी चेक करेगा जब कंपनी वाले कर चुके होंगे. इसका मतलब बीटा टेस्टिंग तभी होगी जब अल्फा टेस्टिंग हो चुकी होगी, ठीक है. इन बीटा टेस्टिंग sample of the intended audience test the application. कुछ बाहर के बंदे, कस्टमर अपने के बंदे ले आएगा, वो टेस्ट करेंगे. Beta testing is also known as pre-release testing. Beta test version of software ideally distributed to wide audience on the web. Uh, in this phase, the audience will be test the following: the user will install the run application and send their feedback. Misprint errors, getting the feedback from the project team, and having high quality application when you release the new journal in the public satisfaction. ठीक है. So ये हमारे different आगे हमारे पास types of testing. So here are some of the other testing: blackboard testing, whiteboard testing, grey box testing. क्या होती है कि in the software testing method which is the combination of black box और white box, जिसमें बहुत दोनों combination हो जाएगा, वो grey box हो जाएगी. Ad hoc testing is a method of software testing without any planning and documentation, जिसमें कोई planning नहीं करती, बस वैसे ही एकदम टेस्ट कर लेते हैं कि देखें सॉफ्टवेयर चलता नहीं चलता, वो ad hoc testing हो जाएगी, ठीक है. And some of the vital information regarding testing is the recovery testing, stress testing, security testing and performance testing, ठीक है. So recovery testing क्या होती है कि many computer based system must recover from fault and resume operation within the pre-specific time. In some cases, the process fault must not be cause overall system function to stop. In other cases, system failure must be corrected within a specific period of time. Served economic damage will occur. जब रिकवरी टेस्टिंग क्या है कि जब सिस्टम डैमेज हो जाता है तो उसको हम इजीली रिकवर कर पाते हैं, एंड वो हम चाहते हैं कि जितना भी नुकसान हुआ हो वो आराम से रिकवर हो जाए, कोई ज़्यादा डैमेज ना हो. जैसे आपके सिस्टम में एक ऑप्शन होती है रिकवरी टेस्टिंग की. आपके सिस्टम में कोई विंडो में एरर आ गई है, तो आपको क्या करोगे, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे. मैक्सिमम परसेंट ऑफ डाटा आपका रिकवर, 90 to 95% डाटा रिकवर हो जाता है. सो दैट रिकवरी इज नोन एज रिकवरी टेस्टिंग. Recovery testing is a system test that forces the software to fail in a variety of ways and verify that recovery is properly performed. वो खुद सिस्टम को एक बार फेल करके देखते हैं और चेक करते हैं अगर हम इसको रिकवर करें तो कितना परसेंट रिकवर हो जाता है, ठीक है. इफ द रिकवरी इज ऑटोमेटेड, रीइनिशिएशन मैकेनिज्म, डाटा रिकवरी एंड रीस्टार्ट आर इज डन कटलेस. कई बार होती है कि वो ऑटोमेटिकली रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, कुछ रिकवरी मैनुअल होती है, सम कमांड्स जो यूजर होता है वो खुद कमांड देता है तो रिकवरी शुरू होती है, ठीक है.
when there are number of failures, then instead of taking care of all failures, the recovery testing should be done in structured fashion, which means recovery testing should be carried out on one segment and then another. वो जब बहुत सारी फेलियर्स आ जाते हैं, तो उन फेलियर्स को रिकवर करने के लिए वन बाय वन रिकवरी प्रोसेस चलता है कि अगर 10 फेलियर्स आ गए हैं, पहले एक और कवर करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इन द सेगमेंट्स। ठीक है। ये एग्जांपल क्या लेंगे, व्हेन एन एप्लीकेशन इज कवरिंग फ्रॉम डाटा फ्रॉम अ नेटवर्क, अनप्लग द कनेक्टिंग केबल, जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इंटरनेट को जो वायर का अनप्लग कर दिया, या फिर क्या होता है समटाइम्स कि हम ब्राउज़र में डिफरेंट वेबसाइट्स खोल के बैठे होते हैं। मैंने गूगल खोल लिया है, मैंने जीमेल खोल लिया है, मैंने हॉटमेल खोल लिया है, ठीक है, गूगल के 3-4 महीने आगे वेब नोट्स खोले हैं, तो लाइट चली जाती है, ठीक है। जब दोबारा लाइट आती है, जब उसमें ब्राउज़र को दोबारा खोलूँगा, तो जितने मैंने लिंक्स खोले थे, क्या वो दोबारा खुल जाएँगे, या मेरे को खुद उनको दोबारा खोलने पड़ेंगे? आप चेक करोगे, आप वहाँ पे ऑप्शन आती है कि यू वांट द सेम थिंग बैक और नॉट। अगर वो क्लिक करोगे तो दोबारा जितने खुले पहले होते उतने दोबारा खुल जाते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम द प्लग केबल बैक and like in analyze the application ability to continue receiving data from the point at which the network connection was broken। क्या वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से नेटवर्क ब्रोक हुआ था? Restart the system while browser has a definite number of sessions open and check whether the browser is able to recall all of them or not। सारे जो सेशन खोले थे, क्या वो वहीं से वो सारे सेशन दोबारा खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा? इस तरह से हम रिकवरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक और पोल दूँ, आप इसका मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। लास्ट 15 seconds. Last 15 seconds. Try to give the answer. Okay, last 5. I'm going to close it. Okay then. Next is the stress testing. Stress testing verifies the stability and reliability of the system, measure the system on its robustness, correctness, and error handling capabilities, how it handles errors,
Stress testing make sure that system would not crash under crisis situation. जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी कमांड रन हो जाती है जिससे सिस्टम क्रैश होने का बहुत डर होता है, वहां पर सिस्टम कभी क्रैश ना कर पाए. Even it even tests beyond the normal operating point and evaluates how system would work at those extreme conditions. The application under testing will be stress testing when 5 GB data is copied from the website and pasted on a notepad. The notepad is under stress and give not respond error to the message. Uh, Stress testing are designed to tackle the program function without abnormal situations. Sometimes क्या होता है कि हम 3-4 वर्ड फाइल इकट्ठे खोलने की कोशिश करते हैं, तो वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा था नॉट रिस्पॉन्डिंग, है ना. तो दैट इज स्ट्रेस कि हमने खोलनी तो एक फाइल थी वर्ड की, हमने 3-4 इकट्ठी खोल दी. वो नॉट नॉट रिस्पॉन्डिंग जो होता है वो उस पर स्ट्रेस पड़ा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा फाइल्स कैसे खोलूँ वर्ड की. अब वो सिचुएशन जब राइज होती है, क्या वो वर्ड खुद ब खुद बंद हो जाता है कि या कुछ टाइम लेने के बाद वो सारी की सारी फाइल खोल देता है. दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है. स्ट्रेस टेस्टिंग एग्जीक्यूट द सिस्टम इन अ मैनर दैट डिमांड रिसोर्सेज इन abnormal क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम. सो जब मैंने इकट्ठी 4 खोल दी वो ज़्यादा, जबकि एक एक टाइम में एक फाइल खोलनी चाहिए, तो मैंने एक टाइम पे चारों फाइल पे इकट्ठा क्लिक कर दिया, तो वो तो अंडर स्ट्रेस आ गया ना. दैट इज आई एम चेकिंग कि अगर मैं 4 फाइल इकट्ठी कोशिश करूँगा तो एमएस वर्ड की सिचुएशन क्या होगी. इट विल गेट शट डाउन, या वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, या खराब हो जाएगा, या कुछ टाइम लेने के बाद चारों की चारों फाइल ओपन हो जाएंगी. ठीक है. Special tests may be designed that generate 10 interrupts per second when one or two have an average rate. Input data rate may be increased by an order or size to determine how input function will be responded. The test cases that require maximum memory or other resources. So these are the very examples. ठीक है. अब आप बोलते हो सर मैं एक टाइम पे सिर्फ एक पिज़्ज़ा खा सकता हूँ. ठीक है. तो मैं चेक करूंगा, देखते हैं बच्चे को 2 पिज़्ज़ा खिला के देखते हैं कि बच्चा 2 पिज़्ज़ा खा सकता है कि नहीं खा सकता. आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया ना 2 पिज़्ज़े का, आपके तो कैपेसिटी तो एक की है. जब 2 का आ जाएगा तो आपका ऊपर स्ट्रेस आ गया. देन आई विल टेस्ट व्हाट विल हैपन इफ शी स्टार्ट ईटिंग सेकंड पिज़्ज़ा. Will the boy or girl will stop eating the second pizza? Will he or she will eat the second pizza but take some little bit more time? ठीक है. और if he reject to eat the second pizza. ठीक है. So ये this is known as stress testing. ठीक है. Finally, security testing, any system that manages sensitive information or causes action that can harm the benefit of individuals. So security testing uncover the vulnerabilities. So we have done already security testing. Okay. And finally, the performance testing, check the speed, response time, and reliability, resource usage, scalability of software program under their expected workload. Okay. कि कितनी जल्दी, कितनी अच्छी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है मुझे अच्छी तरह से परफॉर्म करके दे रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को. ठीक है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग एलिमिनेट्स अ परफॉर्मेंस bottleneck in the software device. परफॉर्मेंस टेस्टिंग प्रॉपर्ली कॉल्ड परफ टेस्टिंग. इसको परफ टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है. ठीक है. Speed determines whether the application responds quickly. Scalability determines maximum user load. The software application can handle एक टाइम में कितने यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं. Stability determines if the application is under varying load. ठीक है. उसका लोड बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसके हिसाब से तय करेंगे वो उसकी स्टेबिलिटी कैसी है. इसके एग्जांपल क्या होगी. वेरीफाई द रिस्पांस टाइम इज नॉट मोर देन 4 seconds when 1000 यूजर एक्सेस द वेबसाइट simultaneously. ठीक है. Verify the response time of application under load is within the acceptable range. Check the maximum number of users that the application can handle or before it crashes. So these are the various performance testing techniques how we can perform it. Okay. Uh, finally, finally, this is the last poll for you. आपके लिए लास्ट पोल है. इसके बाद आई एम गोइंग टू क्लोज द टुडेस लेक्चर. तो इसको ध्यान से पढ़ना, उसका आंसर देना मेरे को.
Which is the last poll, so maximum try to participate in it. इसके बाद कोई poll नहीं है, so try to give the maximum answer of it. Okay then. Last 10 seconds. So I'm going to close it now. और किसने आंसर करना तो कर दे, ठीक है? शाबाश शाबाश, go ahead. Anyone? Okay, बस okay then. I'm going to close it now. Okay जी. So this is all about today's lecture about software testing. So इसमें आपने पढ़ा कि what is software testing, why we perform software testing, what are different types of software testing, what methods we can perform in software testing, and various examples that how we can perform a specific software testing, and how we get the result of software testing. ठीक है? So I hope you understand today's lecture. ठीक है? आपका 2 से 3 एक ट्यूट लेक्चर होगा. So I will send you the soft copy of it on the Google Classroom. आप उसको एक बार पढ़ लो. ठीक है? If anybody want to ask any question regarding it, we can discuss in the 2 to 3 PM class then. ठीक है? Okay then, thank you very much all, and keep washing your hands and keep wearing the mask. सब ध्यान रखो अपना. ठीक है? Okay, take care. अगर किसी ने कुछ पूछना है तो देख लो, नहीं तो I think it's time to end the meeting now. Should I stop the meeting? Give me the answer yes or no. कोई देखिए भेजो मेरे को चैट पे. Okay. Okay then. Thank you very much. See you the next time then. Okay, bye bye.